गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन इस प्रकृति का शाश्वत नियम है और समाजशास्त्र में हम सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज इस क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ एवं परिभाषा, इसके प्रकार, इसके विभिन्न स्वरूप, कारण क्या है, विशेषताएं कौन कौन सी है और सामाजिक परिवर्तन से पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की पहचान कैसे करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन को जानने के लिए तीन चीजें जरूरी है। तीन चीजें वो कौन कौन सी है? पहली है किसी वस्तु या विषय का होना जरूरी है। हमें देखना है किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो या तो कोई वस्तु होगी या कोई विषय होगा। दूसरा, दो समय अवधि होगी। क्या होगा? दो समय होगा, एक पहले का समय और एक बाद का समय। जब किसी एक वस्तु या विषय के अंदर दो समय अवधि में जो अंतर आता है, जो भिन्नता आती है, उसे ही परिवर्तन कहते हैं। तो ये तीन चीज जरूरी है। पहला कोई विषय वस्तु, दूसरा उसके समय दो, और तीसरा उसमें भिन्नता आना। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन 4-5 परिभाषाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन परिभाषाओं को लेते हैं और प्रत्येक परिभाषा का कोई ना कोई एक कीवर्ड्स होता है जिसके जरिए हम पहचान कर सकते हैं कि ये परिभाषा किस थिंकर की है। तो पहले बात करते हैं मैक्याइवर एवं पेज की। मैक्याइवर और पेज क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और इन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो मैक्याइवर और पेज की परिभाषा में मुख्य चीज क्या हो जाएगी, मुख्य बात क्या हो जाएगी? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। दूसरी परिभाषा है किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो किस में होते हैं? सामाजिक संगठन में होते हैं। किन परिवर्तनों से? जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इनका मुख्य शब्द क्या हो जाएगा? सामाजिक संगठन। तीसरी परिभाषा है जॉनसन की। जॉनसन क्या कहते हैं कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो यहाँ इनका मुख्य वर्ड क्या हो जाएगा? सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। और गिन्सबर्ग और गिडेंस ये भी सामाजिक संरचना में ही या सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। तो याद रखना, एक जॉनसन है, दूसरे गिन्सबर्ग है और तीसरे गिडेंस है। बोटोमोर ने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक संरचना, संस्था या पारस्परिक संबंधों में होते हैं। तो इन्होंने 2-3 शब्दों को लिए, संरचना, संस्था और पारस्परिक संबंध। पांचवी परिभाषा है गिलीन ने इन सभी परिभाषाओं को समेटते हुए कहा है कि सामाजिक परिवर्तन उन सब रीतियों में परिवर्तन है, चाहे वे भौतिक दशाओं में परिवर्तन हो, चाहे वो सांस्कृतिक साधनों में परिवर्तन हो, जनसंख्या में परिवर्तन हो, विचारधारा में परिवर्तन हो, अथवा आविष्कारों के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो सब सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो ये 5 परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है। आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं हैं एक दूसरे से मिलती जुलती। इन अवधारणाओं में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। पहली अवधारणा है उद्विकास। उद्विकास क्या होता है कि एक निश्चित चरण के अंदर एक ही दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम उद्विकास कहते हैं। ये मुख्य रूप से जीव विज्ञान का विषय रहा है और डार्विन ने पहली बार उद्विकास शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर जीव विज्ञान से इसको अवधारणा को समाजशास्त्र में लाए हैं। तो एक ही दिशा में कई चरणों से सरलता से जटिलता की ओर जो परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। और समाजशास्त्र के जितने भी प्रारंभिक समाज विचारक थे, काम्टे, दुर्खिम, स्पेंसर, मॉर्गन, ये सारे के सारे उद्विकास के जरिए समाज को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है प्रगति। उद्विकास के बाद प्रगति। उद्विकास क्या है कि उसकी कोई निश्चित पहले से कोई पैमाना नहीं होता है, पहले से ही कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं होता है, या हम नहीं कह सकते कि हमें परिवर्तनों को कौन सी दिशा देनी है। लेकिन प्रगति के अंदर क्या होता है कि पहले से ही लक्ष्य निर्धारित किए हो जाते हैं, नियोजित विकास जिसे हम कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना या पहले से निर्धारित दिशा के अंदर परिवर्तन है वो प्रगति कहलाते हैं। ऑकबर्न एवं निमकोम ने क्या कहा इसको कि प्रगति का अर्थ है अच्छाई के निमित्त परिवर्तन, अच्छाई के लिए परिवर्तन, क्योंकि हम तो अच्छाई करना चाहते हैं, पहले तो अच्छाई के बारे में सोचेंगे और उस दिशा में जब परिवर्तन करेंगे तो प्रगति कहलाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, समूह कल्याण की भावना होती है। प्रगति के अंदर क्या होता है, समूह कल्याण की भावना होती है। एक है विकास। विकास थोड़ा भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि से है, भौतिक सुख सुविधाओं में गुणोत्तर वृद्धि, तो उसको हम विकास कहते हैं। जैसे कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इनमें जब सुधार होता है तो उसको हम विकास कहते हैं। और जैसे कि परंपराओं को छोड़कर हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी समाज का विकास है। अगला है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन से भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन पहले से निश्चित होते हैं, उसके कुछ एक निश्चित संगठन होता है, उनका कोई नेता होता है, उनका कोई उद्देश्य होता है। तो आंदोलन है वो जानबूझकर किए जाते हैं, यानी सचेतन प्रयास होता है आंदोलन। एक शब्द और आता है जब परिवर्तन की बात करते हैं, क्रांति। और जैसे ही हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन के अंदर ऐसा विचार आ जाता है कि मारकाट होना। जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो क्रांति का मतलब उससे नहीं है। क्रांति का अर्थ होता है कि अचानक से बदलाव आना, आमूलचूल परिवर्तन आना। जैसे कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, तो उनसे अचानक से कुछ ही समय में बहुत अधिक अंतर आया, तो इसके लिए क्रांति शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। अब है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। तो सामाजिक परिवर्तन को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। जितने भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं उन सब को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। पहला है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी समाज की संरचना में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए एक परिवार में पहले 10 लोग हुआ करते थे, अब क्या हो गया, वो 10 है वो कितने पे आगे 4 या 5 लोगों तक सीमित हो गए हैं। तो यानी जो परिवार की जो संरचना थी वो बदल गई है। इसी प्रकार से समुदाय की संरचना और समाज की संरचना में बदलाव होते हैं तो उनको हम कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन है वो परिवार के अंदर होते हैं, विवाह के अंदर, नातेदारी के अंदर, सामाजिक संबंधों या संरचना में। मुख्य रूप से समाज की जो संरचना में परिवर्तन होता है उनको हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये मुख्य रूप से संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। ये तो याद रखना है हमें कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वो संरचनात्मक परिवर्तन है। और दूसरा है वो क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है कि समाज की संस्कृति के अंदर परिवर्तन, चाहे वो भौतिक संस्कृति में हो चाहे अभौतिक संस्कृति के अंदर हो। तो समाज संस्कृति में हम परंपराओं को, रीति रिवाजों को, मूल्यों को, मानदंडों को आदि को लेते हैं। जब इनमें परिवर्तन आता है तो उसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण आदि प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं है। अब बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से आते हैं, इसके कारक कौन कौन से हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें हम बात करें तो कोई नई खोज होती है तो उससे भी समाज में परिवर्तन आ जाता है। कोई आविष्कार होता है और इन नई खोजों और आविष्कारों का जब प्रसार होता है, एक समाज से दूसरे समाज के अंदर जब प्रसार होता है तब भी सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। आर्थिक कारण है तो मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का केवल एक ही कारण है, वो है आर्थिक परिवर्तन। जब समाज की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार बताए थे, एक अधिसंरचना, एक अधोसंरचना, जिस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। भौतिक परिस्थितियां बदल जाती है या पर्यावरणीय परिस्थितियां बदल जाती है तब भी सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बाढ़ है, भूकंप है, अकाल है, महामारी है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन आती है तो पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी आई तो कोरोना महामारी के बाद सामाजिक व्यवस्था थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। नंबर 4 है जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या से भी परिवर्तन आते हैं। मृत्यु दर, जन्म दर,
या प्रवास, आवास प्रवास के कारण समाज के अंदर गहरे परिवर्तन आते हैं। जैसे जनसंख्या, जन्म दर कम हो जाती है तो बूढ़े लोगों की संख्या है, वो तादाद है वो बढ़ जाती है। और अगर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, जन्म दर अधिक होती है, तो समाज के अंदर बेरोजगारी अधिक होगी, गरीबी अधिक होगी और अपराध अधिक होंगे। सांस्कृतिक कारण हैं, तो सांस्कृतिक कारणों में मुख्य रूप से जब एक संस्कृति के लोगों के साथ दूसरी संस्कृति के लोगों का संपर्क होता है या उसका प्रसार होता है तो उससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे कि भारतीय एक विशुद्ध रूप से पहले वैदिक संस्कृति चली आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद पश्चिमी की संस्कृति का भारत की संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आज हम जो खा रहे हैं, हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो पहन रहे हैं, उस पर पश्चिमी संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। प्रौद्योगिकी में वही आ जाता है, कोई आविष्कार होता है या प्रौद्योगिकी के अंदर कोई नई तकनीक विकसित होती है तो उससे भी सामाजिक परिवर्तन आता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है वो भी महत्वपूर्ण है सामाजिक परिवर्तन की। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अचानक से कोई क्रांति हो जाती है और भारत एक साम्यवादी देश बन जाता है तो समाज की संरचना है वह पूर्णतया बदल जाएगी। और शिक्षा है वो भी एक महत्वपूर्ण साधन है सामाजिक परिवर्तन का। और मुख्य रूप से कुछ थिंकर्स हैं जो इनके लिए उत्तरदायी मानते हैं, जैसे कि दुर्खिम है वो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, डेरेनहॉफ है वो राजनीतिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से मानते हैं, ओकबर्न है वो प्रौद्योगिकी कारणों को लेते हैं, बेबलोन है जो, सेरोकिन है वो सांस्कृतिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं, और कार्ल मार्क्स है वो आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं, माल्थस है वो जनसंख्या संबंधी कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बात तो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। पहली बात हो गई कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होंगे। हाँ, इसके अंदर क्या है कि गति है वो एक समान नहीं होती है। कुछ समाजों में परिवर्तन है वो तीव्र होते हैं और कुछ में मंद गति से होते हैं। तो दूसरी विशेषता हो जाएगी कि सामाजिक परिवर्तन है वो एक जैसे नहीं होते हैं, इनकी गति है वो असमान होती है, कभी तीव्र हो जाती है कभी मंद हो जाती है। और सामाजिक परिवर्तन की तीसरी विशेषता की बात करें तो सामाजिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम नहीं कह सकते कि 10 साल बाद में हमारा समाज कैसा होगा। तो अपरिहार्य घटना है, यानी सामाजिक परिवर्तन है वो होकर ही रहेगा, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक भी है। अगली विशेषता देखें तो सामाजिक परिवर्तन है वो एक जटिल अवधारणा है। जटिल इसलिए है कि इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। जैसे कि आज अगर महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गए हैं तो इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे कारणों को जानना पड़ेगा और हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये कारक है वो अधिक प्रभावी है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बदल गई है, हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई है, आज हम पश्चिमीकरण से प्रभावित हैं, आज जनसंचार के जो माध्यम हैं वो भी हम पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं सामाजिक परिवर्तन को। तो सामाजिक परिवर्तन को समझना बहुत मुश्किल होता है, जटिल होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है वो क्या होती है, सामुदायिक होती है। सामुदायिक का मतलब कि अगर कोई अकेला व्यक्ति बदलाव लाता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। पूरा का पूरा समूह या समुदाय में जब परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और सामाजिक परिवर्तन के एक कारण नहीं होते बल्कि अनेक कारण होते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। भी सामाजिक परिवर्तन है वो किस रूप में होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसको लेकर मैक्याइवर और पेज ने 3 प्रतिमान बताए हैं कि इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इनके 3 प्रतिमान कौन कौन से हैं। पहला प्रतिमान है रेखीय यानी उद्विकासीय प्रतिमान। इनके अनुसार परिवर्तन है वो एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। तो काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम ये सब समाज में रेखीय प्रतिमान को लेकर अध्ययन
करते हैं। ये कहते हैं कि एक सीधी रेखा के अंदर सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पहले कितने भारी थे, धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है और ज़्यादा सुधार होता जाएगा। इसी प्रकार से टेलीविज़न के अंदर है, अब जो भी कोई नई तकनीक विकसित होती है तो उसमें एक रेखीय परिवर्तन होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं रेखीय प्रतिमान। जैसे कि आविष्कार के अंतर्गत होता है तो ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, मॉर्गन और दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन रेखीय या उद्विकास के रूप में होते हैं। इन सब के अलग अलग सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत को हम इस क्लास के अगले चरण में यानी दूसरे भाग में हम इनको पढ़ेंगे। दूसरा प्रतिमान है उतार चढ़ाव का। इनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता है, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। जैसे कि जनसंख्या है, संस्कृति है, तो इनमें परिवर्तन है। जैसे कि भारतीय संस्कृति है वो पहले आध्यात्मिक थी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, भौतिकवादी हो गई, फिर दोबारा उसका झुकाव है वो आध्यात्म की तरफ हो जाता है, फिर कभी भौतिकवाद की तरफ हो जाता है। तो उसमें क्या है, सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मुख्य रूप से शेरोकिन का ये मानना है। तीसरा जो प्रतिमान है वो है चक्रीय प्रतिमान। चक्रीय प्रतिमान क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जिस प्रकार से ऋतु के अंदर परिवर्तन होते हैं, बसंत ऋतु आती है, उसके बाद में एक ऋतु आती हुई वापस बसंत ऋतु आ जाती है, इसी प्रकार से जो हमारा जीवन चक्र है, जन्म होता है, फिर बाल अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है और फिर दोबारा जन्म हो जाता है। तो ये एक चक्कर चलता रहता है। मुख्य रूप से जो फैशन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन है वो चक्रीय रूप में होता है। हम देखते हैं कि पहले पैंट जो पुरुष जो पैंट पहनते थे उनका स्टाइल अलग था, दोबारा चेंज होता होता वापस वही स्टाइल आ जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में भी होता है। तो मुख्य रूप से पेरेटो, स्पेंगलर और टाइनबी ये मुख्य विचारक है जो मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है वो चक्रीय प्रतिमान में होते हैं। तो अब बात करते हैं कि पिछले वर्षों के अंदर यूजीसी नेट और अन्य प्रकार की परीक्षाओं में सामाजिक परिवर्तन से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न है कि उद्विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम डार्विन ने जीव विज्ञान में उद्विकास का प्रयोग किया। तो क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। लेकिन अगर यही समाजशास्त्र में आए तो हमें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, स्पेंसर देना पड़ेगा। अगर ये आ जाए सामाजिक उद्विकास, क्या आ जाए, सामाजिक उद्विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो भी स्पेंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, नगरीकरण भी क्या है, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो भारत में कितने प्रतिशत आबादी है वो नगरों में निवास करती है। तो 31.16% आबादी है वो नगरों में निवास करती है और 68.84% आबादी है वो गाँवों में निवास करती है। तो ये नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, तो ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। अगर इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है मुख्य रूप से संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण के बारे में। प्रश्न नंबर 4, वह सामाजिक परिवर्तन जो धीरे धीरे एक निश्चित चरणों में होता है तो उसको हमने पढ़ लिया, उसे हम उद्विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी एमएन श्रीनिवास ने। तो एमएन श्रीनिवास ने जो अंग्रेजों के लगभग 150 शासन उन्होंने अपने परिभाषा में शामिल किया है कि अंग्रेजों का जो लगभग 150 साल तक शासन रहा, 1800 से लेकर 1950 तक उन्होंने माना है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय समाज में परिवर्तन आया है उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, यह पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, ये किसने कहा, ऑकबर्न ने कहा। प्रश्न नंबर 8, संरचनात्मक परिवर्तन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं, तो हमने 6-7 परिवर्तन की प्रक्रियाएं देखी है। उनमें से संरचनात्मक कौन सी है, तो संस्कृति सांस्कृतिक परिवर्तन है, लौकिकरण और आधुनिकीकरण भी सांस्कृतिक है, नगरीकरण है वो क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 9, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण किसको माना है, तो आर्थिक को माना है। किसने पश्चिमीकरण की विशेषता में क्या शामिल नहीं है, पश्चिमीकरण क्या है, पश्चिम की संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव है वो पश्चिमीकरण कहलाता है। तो उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो बौद्धिकता, तार्किकता, लौकिकता ये शामिल है, लेकिन धार्मिकता पश्चिमीकरण में शामिल नहीं है। पश्चिमीकरण में क्या होता है कि धीरे धीरे
धर्म का प्रभाव कम होने लगता है। किस समाजशास्त्री ने बौद्धिक विकास को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है? तो ऑगस्ट काम्टे ने। प्रश्न नंबर 12, किस जाति के अध्ययन के आधार पर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी? तो कुरुक जाति के अध्ययन के आधार पर। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण यानी सामान्य जीवन में, सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व कम होना। तो ये इसकी सही बात हो जाएगी। धर्म के प्रभाव में वृद्धि होना धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं है, आधुनिकता एक अलग चीज है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने ये पुस्तक दी है। आगे मैकआइवर एवं पेज ने सामाजिक प्रतिमानों के कितने प्रतिमान बताए? तो सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए हैं। तो सही आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 16, डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू या समाजशास्त्र में लागू किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आगे है प्रौद्योगिकी निर्णयवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कौन है वो तकनीक को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण मानता है, उसका निर्णय मानता है कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो तकनीक का प्रभाव होता है वही निर्णयकारी होता है। तो बेबलोन ने कहा है ऐसा। आगे है सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर। सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर जो उद्विकास होता है तो ये किसने स्पष्ट किया है? तो ये स्पेंसर ने स्पष्ट किया है। उद्विकास के 3 चरण जंगली, बर्बर और सभ्य, ये किसने बताए? ये मॉर्गन ने बताए। प्रश्न नंबर 20, सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या में जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किस प्रारूप में होता है? तो वो उतार चढ़ाव प्रारूप में होता है, प्रतिमान में होता है। प्रश्न नंबर 21, किसने कहा कि अधोसंरचना में परिवर्तन आने पर अधिसंरचना, अधोसंरचना यानी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाता है? तो अधिसंरचना यानी जो विचार है, सामाजिक मूल्य है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 22, सोशल चेंज पुस्तक है वो किसने लिखी? तो 1922 में ओकबर्न ने सोशल चेंज पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो ये अवधारणा भी ओकबर्न ने सोशल चेंज में दी थी 1922 में। आगे है कि किसने कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन है? जॉनसन। और सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद है वो सोरोकिन ने दी थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार उद्विकास का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी आदिम साम्यवादी युग की बात की थी, बाद में उन्होंने दास युग की बात की, तीसरे नंबर पे उन्होंने सामंतवाद की बात की और चौथे नंबर पे उन्होंने पूंजीवाद की बात की। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। 4 नंबर 1 पर, फिर उसके बाद 2, तो पहले पे 4, फिर 1 नंबर। तो ये इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद।